नमस्कार। IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले हम आपका परिचय कराते हैं। आज के हमारे मेहमान अवधेश प्रताप सिंह जी, प्रमुख सचिव विधानसभा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रूबरू होते हैं। अवधेश जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद नवीन जी। अवधेश जी, जिस प्रकार से कोरोना ने लगभग हर तंत्र को प्रभावित किया है, कोरोना की विभीषिका से जी समूचा विश्व जूझ रहा है, मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं। लेकिन देश के तंत्र को चलाने के लिए, विधायिका को गति देने के लिए विधानसभा के कार्यकलाप बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारे विधेयक, तमाम अन्य महत्वपूर्ण कार्य वहाँ से संपादित किए जाते हैं। तो इस कारण से विधानसभा लगातार बढ़ती चली जा रही है। विधानसभा का जो सत्र आयोजित होता है वो लगातार पोस्टपोन्ड होता रहा। अब सत्र आयोजित कर रहे हैं। तो कोरोना काल के सत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विधायक सहभागिता कर सकें, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कुछ नवाचार किए गए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना काल की विशेष परिस्थितियां हैं और इसी असाधारण स्थिति के कारण जो है विधायिका का जो निर्धारित सत्र था वो 2 बार स्थगित करना पड़ा। जैसा आपने कहा है कि विधानसभा चूँकि हमारे प्रदेश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, नीति निर्धारण और विधियों का निर्माण इसके माध्यम से होता है। तो अभी जो हमारा सत्र आगामी सोमवार से होने वाला है, उसके लिए हमने पूरी पुख्ता व्यवस्थाएं की हैं। निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश में कोरोना की स्थिति का प्रकोप निरंतर बढ़ रहा है और ये दुखद है कि हमारे माननीय सदस्य भी हमारे बीच इसी उसकी वजह से नहीं रहे हैं। इन सब परिस्थितियों के कारण हमारी जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें ये तय किया गया कि ज़्यादातर जो सदस्य हैं वो यदि ऑनलाइन भी शामिल हो सकें तो उसकी व्यवस्था हो, और काम भी जो है, जो आवश्यक काम है, चाहे वित्तीय कार्य हों चाहे विधि निर्माण के कार्य हों, उनको तत्परता से पूरा किया जाए। तो इसी दृष्टि से विधानसभा सचिवालय ने पूरी तैयारियां की हैं। विधायकों के लिए हमने संबंधितों को सभी को सूचना दी है। जहां तक सुरक्षा की दृष्टि है तो कोरोना के संबंध में टेस्ट और सैनिटाइजेशन और जितने भी और मास्क आदि की व्यवस्था है वो सब की जा रही है। साथ ही साथ हमने NIC और दूसरी संस्थाओं से टाई अप करके पहली बार विधानसभा में व्यवस्था की है कि वो ऑनलाइन उससे जुड़ सकते हैं। तो माननीय सदस्यों से हमने अनुरोध किया है कि जिलों में जो NIC केंद्र हैं, क्योंकि ये प्रारंभिक कार्य है, अभी हमारा नवाचार भी कह सकते हैं, तो उनको हमने अनुरोध किया है कि वो जो जिलों पर NIC केंद्र हैं वहाँ वो पहुँच जाएंगे, वहाँ से सीधा लिंक हमारे यहाँ जुड़ेगा। तो माननीय सदस्य जो है वो 11 बजे से जब तक भी उसमें उपस्थित रहना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई में वो सीधे भाग ले सकते हैं। ये व्यवस्थाएं विधानसभा सचिवालय कर रहा है जी। और जो सदस्य विधानसभा में उपस्थित रहना चाहेंगे तो क्या उनके लिए वहाँ PP किट, मास्क और जो टेस्टिंग है उसकी भी कोई अरेंजमेंट है? हाँ, उसका पूरी अरेंजमेंट है। कल ही हमने समीक्षा की थी। जो हमारे भोपाल के कमिश्नर हैं वो थे, यहाँ नगर निगम कमिश्नर हैं, कलेक्टर और सभी और अधिकारी, और स्वास्थ्य विभाग के विशेष तौर से अधिकारी आए हुए थे। तो स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहाँ रहेंगी। 4 काउंटर हमने लगाए हैं। जो माननीय सदस्य आएंगे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, सैनिटाइजेशन होगा, मास्क वगैरह उनको प्रदाय किया जाएगा यदि नहीं है उनके पास, और केवल माननीय सदस्यों को ही विधानसभा के भवन में अनुमति है जाने की। तो ये व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही साथ उनको वहाँ गर्म पानी और काढ़े वगैरह की व्यवस्था रहेगी, और जो हाउस के अंदर है उसमें भी हम पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि इस बार सिर्फ माननीय सदस्यगण ही विधानसभा में प्रवेश कर पाएंगे, दर्शक दीर्घा भी होती है विधानसभा में तो लोग नहीं देख पाएंगे। हाँ। लेकिन एक और महत्वपूर्ण दीर्घा है, वो है पत्रकार दीर्घा, जहां से विधानसभा की कार्यवाही की रिपोर्टिंग होती है। तो पत्रकार दीर्घा में चूंकि पत्रकार वहां नहीं पहुंच पाएंगे तो विधानसभा की कार्यवाही से मीडिया परिचित रहे, मीडिया को रूबरू रहे, मीडिया को अपडेट मिलता रहे, उसके लिए कोई व्यवस्था की है? निश्चित तौर पर मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और विधायिका और जनता के बीच में एक कड़ी का काम वो करती है। तो उसके लिए हमने व्यवस्था की है और सीमित मात्रा में
आपके प्रतिनिधि वहाँ रहेंगे, खास तौर से दूरदर्शन है, यूएनआई है, पीटीआई है, एएनआई है, और जो भी हमारे अध्यक्ष जी तय करेंगे तो उनका वहाँ हम व्यवस्था करेंगे। उनके माध्यम से पूरा आप सभी लोगों से सतत संपर्क रहेगा। जी, जिस प्रकार से सामान्यता देखने में आ रहा है कि अगर आप मध्य प्रदेश के जनसंपर्क का कोई भी जब कार्यक्रम होता है तो जनसंपर्क अपनी वेबसाइट पर उसको वेबकास्ट कर रहा है, जैसा आपने कहा कि एजेंसीज को आप ये उपलब्ध कराएंगे, तो क्या विधानसभा अपने किसी पोर्टल के माध्यम से ये फीडबैक जो है मीडिया तक पहुंचाएगा? उसके विषय में कुछ सोचा है आपने? हाँ, उसके विषय में भी हमने सोचा है। हमने फेसबुक अभी जो चालू की थी, तो उसके संबंध में हम देख रहे हैं, यदि व्यवस्था बन जाती है तो फेसबुक के माध्यम से भी हम आपको लिंक दे सकते हैं। जी जी। जिस प्रकार मध्य प्रदेश विधानसभा नवाचार के लिए जानी जाती है, पहली बार एक तरीके से कहना चाहिए कि ई विधानसभा सेशन होगा। मतलब अभी तक शायद जहां तक मेरे संज्ञान में है कि देश में ये पहला स्टेप होगा इस दिशा में, तो जहां माननीय सदस्यगण अपनी जगह से जुड़ पाएंगे। तो कोरोना के महामारी में ये विचार भले ही मजबूरी बस आया हो, लेकिन तकनीकी के माध्यम से कहीं ना कहीं समय, श्रम, बहुत सारी चीजें बच सकती हैं। तो तकनीकी का ये प्रयोग फिर आगे भी निरंतर जारी रखेंगे अगर सफल होता है तो? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर जैसे समय काल और परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से आगे उच्च स्तर पर भी और हम सब लोग मिलकर के निर्णय लेंगे। अभी तो चूंकि हमारा पहला प्रयास है और विशेष परिस्थितियां हैं, तो इसमें हालांकि हम देख रहे हैं कि संसद का अधिवेशन भी चल रहा है, लेकिन उन्होंने भी इस माध्यम का उपयोग नहीं किया है। तो हमने प्रयास किया है कि इसके माध्यम से यदि सभी सदस्यों को और सुविधाजनक स्थिति रहती है और आगे भी परिस्थितियाँ ऐसी रहती तो निश्चित तौर पर हम स्थायी व्यवस्था करने के लिए भी प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि सर्वदलीय बैठक में ये निर्णय हुआ कि चूंकि कोरोना काल चल रहा है और महत्वपूर्ण विषयों पर और महत्वपूर्ण विधेयक हैं उन पर चर्चा की जाएगी, और सत्र का जो समय है, सत्र की जो अवधि है, वो निश्चित रूप से पहले की अपेक्षा बहुत कम रहेगी। तो इस पर कोई अंतर्विरोध सामने नहीं आया, कोई बात सामने नहीं आई? कैसे व्यवस्थित किया इस पर्टिकुलर विषय को? देखिए, इसमें बात आई थी, निश्चित तौर पर सभी जनप्रतिनिधियों की ये वो रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जन समस्याएं सदन में आएँ, चाहे प्रश्न के माध्यम से हो, ध्यानाकर्षण और अन्य जो प्रक्रियाएं संसदीय प्रक्रिया में निर्धारित हैं उनका वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके जन कल्याण के कार्यों के लिए आगे बढ़ें। लेकिन चूँकि जैसे मैंने कहा कि असाधारण स्थिति हैं और ख़ास तौर से जब सर्वदलीय बैठक हुई तो सबसे पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष उसमें थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी वरिष्ठ मंत्रीगण थे, उनके भी वरिष्ठ सदस्य उसमें उपस्थित थे। तो उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में कोरोना की क्या परिस्थिति है, उसके संबंध में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन लिया था। तो जो स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण थे उन्होंने पूरी स्थिति वहाँ देश की और प्रदेश की बताई थी जी। तो उस समय ही 40 से अधिक माननीय सदस्य इससे प्रभावित थे और एक उसी दिन जो है एक माननीय सदस्य की मृत्यु का दुखद समाचार भी मिला था। तो इन समग्र स्थितियों पर पहले तो जो बात आ रही थी कि नहीं हमको पूरी तरह से बहस करनी चाहिए, फिर उन्होंने रुख बदला, उन्होंने कहा कि नहीं, वर्तमान परिस्थिति में स्वास्थ्य और दूसरी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब पूरा सदन लंबा चलेगा तो निश्चित तौर पर आवागमन होगा, विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी भी वहाँ रहते हैं, दूसरे लोग भी, मीडिया पर्सन्स और आपके सुरक्षा के अमला, सारी चीज़ें रहेंगी, तो उसमें संक्रमण की संभावना ज़्यादा रहती है, हालांकि पूरी सावधानियाँ रहेंगी। तो ऐसी परिस्थिति में जब चूँकि जनता को भी हम ज़्यादा मिक्सअप होने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, जो हमारे त्यौहार हैं उनको भी हम प्रतिबंधित कर रहे हैं, तो इन समग्र स्थितियों पर विचार करते हुए फिर दोनों दलों के जो प्रमुख हैं उन्होंने सभी सदस्यों ने ये मत व्यक्त किया कि अभी तो जो आवश्यक कार्य हैं, चाहे वित्तीय हों चाहे दूसरे विधि विषयक हों, उनको ही पूरा किया जाए और फिर बाकी जानकारियां लिखित में सदस्यों को प्राप्त हों शासन से, और उसके बाद जो अगला सत्र आगे जो आएगा दिसंबर या उसमें हम विस्तार से फिर सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दृष्टि से फिर ये सर्वानुमति से सहमति बनी कि अभी जो है वो तात्कालिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तत्परता से सदन की कार्रवाई पूर्ण की जाए। जी, आपके द्वारा लगातार नवाचार किए जाते रहे हैं विधानसभा की व्यवस्थाओं को और सुचारू सुदृढ़ करने के लिए, तो उन नवाचारों में से कोई एक ऐसा नवाचार जो इस वक्त आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ हो, जिसको एक दूरदर्शिता के साथ जब स्थापित किया गया था, जिसकी आज लग रहा है कि उपयोगिता सिद्ध हो गई हो, आपसे जानना चाहूँगा।
देखिए सही आपने कहा। अब खास तौर से जैसे प्रश्न की बात है, तो पहले ये व्यवस्था थी कि प्रश्न माननीय सदस्य आकर के या उनके प्रतिनिधि आकर के विधानसभा सचिवालय में ही जमा करते थे। लेकिन हमने उसको आज से 4 साल पहले करीब शुरू किया था, उसको ऑनलाइन लेना क्रम से हमने शुरू किया। पहले 2-4 विभाग किए, फिर धीरे बढ़ते बढ़ते हमने पूरे सारे विभागों का प्रश्नों को हमने ऑनलाइन लेना प्रारंभ किया और उनकी जानकारियां भी, और विधानसभा से भी ऑनलाइन हम विभागों को भेजते हैं और जानकारियां फिर ऑनलाइन ही आती हैं। तो आज की स्थिति में ये बहुत सुविधाजनक रहा, क्योंकि माननीय सदस्य जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, उन्होंने वहीं से हमको समय पर प्रश्न भेज दिए ऑनलाइन व्यवस्था की वजह से। ये हमने जो किया था, इसकी ये उस समय कोई कोरोना या ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। इसी तरह से और दूसरी सूचनाएं जो थी, ध्यानाकर्षण वगैरह था, उसके बारे में हमने बाद में प्रयास किया, लेकिन वो भी बहुत कारगर हुई, क्योंकि माननीय सदस्यों को अन्यथा यहाँ 1 हफ्ते पहले आना पड़ता था और विधानसभा में वो लगाते थे। तो ये खास तौर से जो आपने पूछा, तो मुझे तात्कालिक याद आ रहा है कि ये बहुत जो व्यवस्थाएं हमने सहज उसमें केवल तकनीकी दृष्टि से और भविष्य की दृष्टि से की थी, लेकिन इस कार्यकाल में वो सर्वाधिक उपयोगी साबित हुई हैं, जिसमें माननीय सदस्यों ने काफ़ी उनका उपयोग किया है और बहुत सही ढंग से सूचनाएं यहाँ प्राप्त हुई हैं और उसका लाभ भी उनको मिला है। जी, जिस प्रकार से राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही लोग टेलीविज़न चैनल पर देख लेते हैं और वो बड़ा जानकारी जो रहती है, जो चर्चाएं रहती हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ज्ञानवर्धक होती हैं और पूरे देश के राजनीति के विषय का, विधायिका के रुख का पता चलता है, माननीय सांसदों के रुख का पता चलता है कि कौन सांसद कहाँ क्या हमारे हित में प्रश्न उठा रहा है, किस विषय पर चर्चा चल रही है, कौन सा विधेयक है, कौन सा अध्यादेश है। तो क्या ऐसी कोई योजना निकट भविष्य में है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही जो मध्य प्रदेश दूरदर्शन है, भोपाल दूरदर्शन के माध्यम से, या विधानसभा खुद अपने पोर्टल पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये उपलब्ध कराए, बाकी जिस चैनल को जो लेना हो, जिस सोर्स को, जिससे मीडिया के सोर्स को अगर उसका इस्तेमाल करना हो तो वो ले सके, लोग उसको एक्सेस कर सकें, इजीली कार्यवाही को देख सकें, उससे भली भांति परिचित हो सकें। इसके विषय में आगे आपकी कोई योजना है? और निश्चित तौर पर इसके बारे में समय समय पर विचार विमर्श होता रहा है। जो तत्कालीन माननीय अध्यक्षगण थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनसे विचार विमर्श किया गया था। कुछ हमने प्रारंभिक प्रयास भी किए थे, वहाँ से भी हम राज्यसभा और लोकसभा भी गए थे, तो कुछ जानकारियाँ हमने एकत्रित की थी, लेकिन कुछ तकनीकी बिंदु उसमें आ रहे थे कि कैसे कार्रवाई रिले होगी। जो विषय या जो कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती हैं सदन में कि कुछ लाइनें या कुछ शब्दावली हमको विलोपित करनी पड़ती है, तो उनके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, इसके संबंध में हमने दूरदर्शन से भी बात की थी और अन्य चैनलों से भी बात की थी। तो अभी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है, निश्चित आगे भविष्य में जब कभी इसको हम लागू करें, एक कार्य योजना में शामिल है, तो इन सारे बिंदुओं पर विचार विमर्श हो रहा है। अन्य राज्यों की स्थिति भी हम अध्ययन कर रहे हैं कि वहाँ जहाँ उन्होंने सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था की है, तो उसमें से जो व्यवहारक होगा भविष्य में फिर हमारे अध्यक्ष जी और सभी लोग उस पर निर्णय लेंगे। जी, विधानसभा के माननीय सदस्य सचिवालय से सुविधाएं प्राप्त कर सकें, उनके आवागमन की, उनके रुकने ठहरने की, अभी विधानसभा सचिवालय इस दिशा में लगातार काम कर रहा था। तो जब सरकार का परिवर्तन हुआ तो कुछ परिवर्तन हुए थे, फिर उनको खारिज किया गया। तो वर्तमान में क्या स्थिति है? खारिज किया गया उनके निवास को लेकर, कहीं आवास को लेकर कुछ एक कार्य योजना चल रही थी, फिर बाद में जो माननीय अभी वर्तमान स्पीकर हैं जी 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 नहीं, उसके लिए देखिए अभी क्या है, हमारे जो आवास बने हुए हैं माननीय विधायकों के जी, वो 1956 के आसपास के निर्मित हैं जी जी, और उस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं थी, तो बहुत सीमित मात्रा में वो बने हुए थे जी, और आज की स्थिति में वो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते जी। इसीलिए पहले एक परियोजना बनी थी कि उनके संबंध में एक व्यवस्थित विधायक, नवीन विधायक विश्राम गृह बनाया जाए, लेकिन वो चूंकि ऊंचाई पर था, वहाँ कई बार पेड़ पौधों की स्थिति के संबंध में भी मीडिया में भी बातें आती रही हैं, तो वो कतिपय कारणों से वो प्रोजेक्ट डिले होता गया जी। इन सारी चीज़ों पर विचार करते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक हमारे प्रोटेम स्पीकर ने बुलाई थी, तो उसमें फिर ये सहमति बनी कि भाई इससे समय निकल रहा है, इससे अच्छा तो है जो हाँ पुराने हमारे विधायक विश्राम गृह बने हैं उन्हीं में से चरणबद्ध तरीके से कुछ ब्लॉक उसमें
आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए माननीय सदस्यों के लिए निर्माणित किए जाएं। तो उसमें हमारा प्रयास चल रहा है कि उसके लिए वो जो आर्किटेक्ट हैं, जो एप्को यहाँ रहता है, उसके माध्यम से हम वो कार्य योजना बनवा रहे हैं। तो परिवर्तित करके उसमें फिर निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ करने की जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन करके आगे बढ़ाएंगे। जी, जिस प्रकार से अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें, माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्रियों के वेतन भत्तों में कटौती हुई है, कुछ ने स्वेच्छा अनुदान भी किया है, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में ऐसा कोई मसला आपके जानकारी में आया है या ऐसा कोई व्यवस्था बनाई है कि कुछ स्वेच्छा अनुदान की ही कम से कम अपील हो? देखिए, इस परिस्थिति में तो मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि विधानसभा सचिवालय के अधिकारी कर्मचारियों ने सबसे पहले अपना योगदान शासन के उसमें फंड में दिया था जी। कोरोना के शुरुआत में ही, और माननीय विधायकों ने भी जो है स्वेच्छा से मुख्यमंत्री सहायता कोष में अपने स्तर पर उन्होंने योगदान दिया था जी। उनको जो भी उनके अपने दल से निर्देश हों या उसके उन्होंने हमसे पूछा भी था कि विधानसभा का एक जाई उसको कटौती करके देगा, तो हमने कहा था कि नहीं, इसमें आप व्यक्तिगत रूप से अपना चेक या जिसके माध्यम से आप देना चाहते हो, तो उन्होंने सभी ने अपने अपने स्तर से उसमें योगदान दिया है। लेकिन समग्र रूप से जैसा आप कह रहे हैं कि संसद में कोई उसमें जो किया गया है, वहाँ उन्होंने कानून बना करके उसकी कटौती की कि वो अभी नहीं आया। हो सकता है कि शासन सभी दलों से विचार विमर्श करके उस दिशा में कोई प्रयास करेगा तो वो भविष्य में सामने आएगा। सदन की कार्यवाही को, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक विश्वविद्यालय का संचालन, विधानसभा की कार्यवाही और गतिविधियों, इन सारी विषयों पर किया जाता रहा है, उसको बहुत बृहद करने की आवश्यकता है। बड़ा अभूतपूर्व और अनोखा विषय है और वो कहीं ना कहीं अनदेखी का शिकार रहा है। और जिस स्तर पर अगर उसे, जिस पटल पर उसको अपग्रेड करना चाहिए था, उस स्तर पर अगर विधानसभा उसके लिए थोड़ा सा सोच ले, सचिवालय सोच ले, तो शायद राष्ट्रीय पटल पर वो अपने आप में एक अनोखा नवाचार होगा। अच्छा, निश्चित भी मैं आप पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ की शायद बात कर रहे हैं। जी जी। तो निश्चित तौर पर एक अपने आप में अद्वितीय वो विद्यापीठ है जी। और हमारे जो प्रथम अध्यक्ष थे विधानसभा के, उनके नाम पर गठित की गई थी। लेकिन अभी क्या है कि वो शासन के अधीन है जी। और अभी इस समय में भी और पूर्व अध्यक्ष ने भी वहाँ के संचालक की मांग पर और दूसरे लोगों की उस पर उन्होंने प्रयास किया था कि विधानसभा परिसर में ही कहीं उसके लिए भवन आदि की व्यवस्था हो जाए जी। तो क्योंकि उसका आपने सही कहा कि उसका जो गतिविधियां हैं वो सीधी विधानसभा या विधायी प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं जी। तो यदि उसका तादाद विधानसभा से जुड़ जाता है तो उसकी जो प्रॉपर जो उसका शेप है वो आएगा और उसके विकास में और उसमें बिल्कुल पूरी मदद मिलेगी। तो हमारे अभी प्रोटेम स्पीकर ने भी इसमें पहल की थी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी पहल की थी। दोनों की संयुक्त बैठक में तय भी हुआ है कि विधानसभा परिसर में भी यदि उसके उपयुक्त स्थल का चयन कर लिया जाए तो फिर उनके उसका पूरी तरह से विस्तार हो सकता है, एक संसदीय म्यूजियम बन सकता है और दूसरी प्रक्रियाएं उसमें जुड़ सकती हैं जिसमें कि हमारी युवा पीढ़ी भी उससे वाकिफ हो। क्योंकि आज के समय में वास्तव में बहुत आवश्यकता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का और संसदीय प्रक्रिया का नीचे तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि यदि युवा पीढ़ी की रुचि इस संस्थाओं में नहीं रहेंगी तो हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था भी कमजोर होगी। तो उसके लिए बिल्कुल आपने सही सुझाव दिया है कि इसको इस तरह से यदि विधानसभा से संबद्ध किया जाता है तो हम देखें कि भविष्य में इसको और जो भी सहायता यहाँ से मिल सकती है उसके लिए हम प्रयास करेंगे जी। अगर मैं मध्य प्रदेश के उस महाविद्यालय की बात करूं तो जितने भी राज्य हैं, किसी भी राज्य में इस प्रकार के विश्वविद्यालय की परिकल्पना नहीं की गई है। अद्भुत परिकल्पना है। थोड़ा सा चूंकि मध्य प्रदेश का विधानसभा सचिवालय एक तरीके से कहें कि विधायी कार्यों की रीढ़ होता है, संसदीय कार्यों की रीढ़ होता है, तो अगर ये इनिशिएट सचिवालय ले, क्योंकि निश्चित रूप से शासन स्तर पर हैं चीजें, लेकिन सचिवालय सदस्यों से बात करे इस दिशा में, कहीं कोई एक चर्चा अगर सदन में हो तो मुझे लगता है कि वो संसदीय शिक्षा के क्षेत्र में, डेमोक्रेटिक एजुकेशन के क्षेत्र में एक इतना बड़ा पायदान होगा कि जिसको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। बिल्कुल सही आपने कहा है। और जो इसका गठन किया गया, देखिए वो भी
कोई शासन ने अपना इसमें विधेयक ला करके नहीं किया था, या शासन की तरफ से गठित नहीं हुई थी ये शासन। इसका गठन भी वास्तव में सदन में क्या है, संकल्प लाने के माध्यम से हुआ था। इसको शासकीय संकल्प कहते हैं। इसमें मंत्री से हटके कोई भी विधायक ला सकता है। तो माननीय राजेंद्र शुक्ला जी उस समय थे संसदीय कार्य मंत्री। तो एक माननीय विधायक के संकल्प पर इस संसदीय विद्यापीठ का गठन हुआ था। तो उनका भी उस समय उद्देश्य यही था कि संसदीय प्रक्रियाओं का विस्तार पूरे उसमें हो और युवा पीढ़ी और सभी लोगों को उसकी विधिवत जानकारी मिले। तो आपका सुझाव बिल्कुल सही है, हम भी पहल करेंगे इस दिशा में कि इसको सही ढंग से और सही मिले, और शासन का भी उसमें सहयोग मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। मेरा अपना इसमें कोई बहुत लालच या महत्वाकांक्षा नहीं है मेरे अगले प्रश्न में, लेकिन मेरा प्रश्न जो है वो, चूंकि आजकल रिपोर्टिंग जो है वो एक अलग दिशा में है, मैं उस विषय को उद्धृत नहीं करना चाहूंगा, ना उस पर चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन संसदीय कार्यों की रिपोर्टिंग, प्रजातांत्रिक व्यवस्था की रिपोर्टिंग बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही सजगता भरा विषय है। तो जो लोग संसदीय मामलों की रिपोर्टिंग करते हैं, संसदीय कार्य की रिपोर्टिंग करते हैं, विधानसभा की रिपोर्टिंग करते हैं, मुझे लगता है कि जब नकारात्मकता कहीं बढ़ती है तो सकारात्मकता को केंद्र बिंदु में लाना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्या मैं विधानसभा सचिवालय से ये उम्मीद करूं या कर सकता हूं कि वो इस दिशा में कार्य करेगा कि जो वरिष्ठ पत्रकार, ऊर्जावान पत्रकार, योग्य पत्रकार विधानसभा की संवेदनशील रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आजकल महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या दिखाना है, आजकल रिपोर्टिंग में ये महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं दिखाना है और कैसे दिखाना है। तो जब ऐसी रिपोर्टिंग कोई करता है जो वाकई में प्रशंसनीय होती है और उससे अगर फिर वही इकाई सम्मानित करे, प्रोत्साहित करे, तो दूसरों को एक नजीर बनती है दूसरों के लिए। तो क्या विधानसभा इस दिशा में कोई एक स्थायी तौर पर एक इस प्रकार का कोई कार्यक्रम या इस प्रकार का कोई इवेंट ईयरली आयोजित करे, इस दिशा में आप प्रयास करेंगे? ये एक मेरे सामान्य सी जिज्ञासा है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल, इसमें हमने भी थोड़ा सा वो सोचा भी था। हालांकि ये कोरोना का काल शुरू हो गया, हमने ये सोचा था कि संसदीय रिपोर्टिंग पर एक वार्षिक जो है सेमिनार समझ लीजिए या सम्मेलन टाइप का हम रखेंगे, जिसमें आपके पूरे देश के विभिन्न राज्यों से चुनिंदा जो वरिष्ठ जिनका संसदीय अनुभव रहा है या संसदीय रिपोर्टिंग का अनुभव रहा है, उनके साथ विचार विमर्श होगा। और वो आयोजन विधानसभा सचिवालय या विधानसभा के द्वारा ही किया जाएगा। और हमारे जो सभागार में उसमें हमने कुछ प्लानिंग भी की थी। तो ये इस दिशा में ये हो सकता है। साथ ही साथ जो है हमारे यहाँ पहले एक पुरस्कार का भी कार्यक्रम हुआ करता था, जिसमें जो जैसे आपने कहा चुनिंदा जो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं या जिनका अपना संसदीय रिपोर्टिंग के संबंध में एक लैंडमार्क जिन्होंने बनाया है, तो उनको चिन्हित करके और पुरस्कृत करने का, जिससे कि बाकी लोगों को भी प्रोत्साहन मिले, उसको भी हमने उसको रिवाइव करने के लिए पहल की थी। लेकिन अभी चूंकि परिस्थितियां उस दिशा में नहीं हैं, लेकिन भविष्य में निश्चित तौर पर जब हमारे माननीय अध्यक्ष होंगे तो हम विचार विमर्श करके इस दिशा में प्रयास करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार हमारे साथ इतना समय साझा करने के लिए, चर्चा करने के लिए। और निश्चित रूप से मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके कुशल संयोजन में, कुशल समन्वयन में मध्य प्रदेश की विधानसभा कोरोना काल में भी बहुत अच्छे से संचालित होगी। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार जुड़ने के लिए। देश प्रताप सिंह ने कहा है कि चूंकि संसदीय प्रणाली में विधायी कार्यों का, प्रजातांत्रिक कार्यों का, डेमोक्रेटिक सिस्टम का गतिमान रहना बहुत आवश्यक है, तो इस बार ई विधानसभा का एक तरह से आयोजन है मध्य प्रदेश में, और जहां माननीय सदस्यगण अपने जिला स्तर पर जो एनआईसी के सेंटर्स हैं उनसे सीधे कनेक्ट हो सकेंगे और प्रत्यक्ष रूप से भी आकर उसमें शामिल हो सकेंगे और महत्वपूर्ण विषयों पर, जनहित और लोकहित के विषयों पर सार्थक चर्चा कर सकेंगे। IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।